नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो पहले प्रयास में ही यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए और एजुकेशन के क्षेत्र में डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आइए मिलते हैं मनीष कुमार झा जी से और जानते हैं इनके बारे में और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। मनीष जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मंच प्रदान किया हम लोगों को। खास करके उनकी ये सोच दिखाती है कि अपने ज़िला में जो प्रतिभा है, जो संस्कार है, जो चर्चित चेहरे हैं और जिनके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, वो बाहर आए और वो सबको दिखे कि वास्तव में उनके अंदर क्या है और वो क्या कर सकते हैं। उसको निखारने का जो कार्य इन्होंने किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर को और इस केवी स्टूडियो की पूरी टीम को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और यहाँ बुलाया मुझे। मनीष जी, मैं आपके पैतृक गाँव और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, मेरा गांव यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर साहेबपुर कमाल प्रखंड के अंतर्गत सन्हा पूरब है जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैं कुछ ही दिन यहाँ पर पढ़ा अपने गांव में सन्हा में। उसके बाद मैं अपने बहन के यहाँ चला गया तेघरा, यहाँ से वो भी लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और वहाँ पर एक विद्यालय था पहले, अब बंद हो गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर। उसी विद्यालय में मैं 5वीं तक पढ़ा जी। और उसके बाद मैं पुनः गांव आ गया और गांव में रहकर हाई स्कूल तक की पढ़ाई की जी। जहां पर अच्छी संगति नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित हो गई और अच्छे मार्क्स नहीं आए, यहां तक कि मैट्रिक में मैं फेल कर गया जी। और उसके बाद 2007 में मैट्रिक में फेल किया, फिर अपने बहन की तरफ ही रुख किया। वहाँ संस्कृत बोर्ड से मैंने 10वीं किया जी। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। और आज आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं जी। एक तरह से एकेडमिक कैरियर में शून्य से शिखर तक मैं पहुँचा जी। जब प्रारंभिक शिक्षा मेरी अच्छी हुई, लेकिन बीच में मैं एकदम बिल्कुल एक तरह से डल हो गया था। बहुत ही ख़राब स्थिति मेरी हो गई थी, पढ़ाई अच्छी नहीं थी जी। और ये कहीं ना कहीं मेरे गांव का परिवेश उतना सही नहीं था, अगल बगल का माहौल सही नहीं था, अच्छे मित्र नहीं मिले। एक तरह से मैं शून्य पे पहुंच गया था और प्रारंभिक शिक्षा अच्छी हुई, लेकिन मध्य में एकदम से स्थिति बिगड़ गई और ख़राब संगति इसका कारण परिणाम रहा। घर की स्थिति भी सही नहीं थी, गरीबी के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत तंग थी, जिसके कारण ज़्यादा स्कोप और ज़्यादा अवसर मुझे नहीं मिल पाए जी। उसके बाद फिर मैं संस्कृत बोर्ड से जब वहाँ मैट्रिक कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे अच्छे मित्रों की संगति भी हुई, जिसमें मेरे बचपन के मित्र हैं, प्रयाग माधव हैं जी, और भी लोग हैं। तो उन सब की संगति में आके एक तरह से हनुमान को जैसे शक्ति याद दिलाने के बाद उनका पराक्रम दिखा जी। तो वो शक्ति मुझ में भी जगी कि वास्तव में मैं अच्छा स्टूडेंट था, कुछ कर सकता हूँ और मेरे अंदर की शक्तियाँ इसमें है कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैं इधर उधर से दिमाग हटा करके पढ़ाई पे अपना ध्यान दिया और ये क्रम इतना अच्छा बढ़ता गया कि मैं एमएड करते करते जेआरएफ भी क्वालिफाई किया और यूनिवर्सिटी टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ। अपने विषय में गोल्ड मेडल तो मिला ही, और साथ ही साथ मुझे चांसलर मेडल भी मिला, कुलाधिपति स्वर्ण पदक भी मिला। तो एक तरह से शून्य पे मैं था, शिखर पर पहुंचा। एकेडमिक कैरियर में इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए नहीं हो सकती थी जी। तो इस तरह से मेरी जो क्रम मेरा है चलता रहा। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने किया? जी बिल्कुल, मैं पहले ही प्रयास में एमएड क्लियर होने से पहले ही, एमएड मेरा क्लियर हुआ जून 2018 में रिजल्ट आया, जबकि जेआरएफ का रिजल्ट मेरा जनवरी 2018 में ही आ गया जी। तो एपियरिंग में ही प्रथम प्रयास में, शिक्षा शास्त्र से मैं प्रथम प्रयास में जेआरएफ हो गया। वाह,
तो सर क्या इसके लिए आपने इंस्टीट्यूशन कहीं लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से आपने? नहीं, इसके लिए मैं कोई इंस्टीट्यूट वगैरह का सहारा नहीं लिया जी। ये सेल्फ स्टडी और एमएड में मैं रेगुलर वहाँ रह करके चित्रकूट से मैं एमएड किया हूँ जी। तो वहाँ रह करके मैंने लगातार कक्षाएं की, वहाँ पर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया, रजनीश सर से, निहार सर से, नीतू मैम से, रीना मैम से। तो उन लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और साथ ही साथ मेरा जो सेल्फ स्टडी था वो बहुत ही हार्ड था। यानी मैं बहुत मेहनत करता था। 4 बजे सुबह जगने के बाद जी। रात के 10 कब बजाते थे पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता था। वाह। बीच में मैं बहुत ही अन्य कामों को मैं बहुत एकदम से मिनिमाइज करता जाता था कि किसी तरह टाइम बचे जो मैं पढूं। एक तरह से पढ़ने का जुनून सवार हो गया था जी। और 4 बजे सुबह जगने के बाद 10 बजे रात जब आंख थक जाती थी तभी मैं एकदम से पढ़ना छोड़ता था। बीच में खाना खाना इस तरह के काम में मैं चाहता था कि कम से कम समय दूं, कम से कम समय दे करके उन कामों को निपटा लूं ताकि मैं पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दे सकूं। जी। और मैं टारगेट बना लिया था कि मुझे एमएड करते 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 मुझे जेआरएफ कर लेना है। जी। तब जा कर के ये लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो मनीष जी ये बचपन से ही सपना था शैक्षणिक कार्य की ओर जाना या फिर आगे बढ़ते हुए आपने ये सोचा? नहीं, एक तरह से जो कहा जाता है कि अपनी प्रतिभा को पहचानो, तो वास्तव में मैंने यही प्रयास किया कि मैंने अपनी प्रतिभा बाद में पहचान ली। मेरी रुचि आरंभ में खेल में बहुत थी, क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता था जी। लेकिन शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ सका। और खेल में अन्य क्षेत्रों में भी मुझे लगता था, अपने यूनिवर्सिटी में ही एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल। वहाँ पर कार्यक्रम होता है तो उसमें खेल प्रतियोगिताएं होती है। तो मैं एक बार 3-4 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। परिणाम ये हुआ कि किसी में मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला और मैं ज़्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच पाया। मुझे लगने लगा कि मुझे विश्लेषण मैं अपने आप में करने लगा कि वास्तव में ये क्षेत्र मेरे लिए नहीं है, जो मुझ में है वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ और जो नहीं है उसका प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर मैं उस समय अगले साल बीएड करने लगा। बीएड करते करते उसमें जब मेरी टीचिंग प्रारंभ हुई तो सभी लोग कहते थे कि बहुत अच्छा शिक्षण आपका है, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, जबकि मुझे लगता था कि नहीं, ये क्षेत्र मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे उतना नहीं लगता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन सब लोग प्रशंसा कर रहे थे जी। तो मुझे लगने लगा कि वास्तव में ये चीज़ें अच्छी है। और उस साल मैंने वहाँ के प्रतियोगिताओं में खेल को छोड़ करके अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जैसे क्विज प्रतियोगिता में, जैसे कि भाषण में, जैसे वाद विवाद में, और 4 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उन चारों में मुझे सफलताएं प्राप्त हुई, सब में कुछ न कुछ पुरस्कार मुझे प्राप्त हुए। तो मुझे लगा कि वास्तव में मेरा क्षेत्र ये है, ना कि वो खेल का क्षेत्र। तो फिर उस दिशा से मैंने अपने आप को मोड़ लिया कि वास्तव में जो मेरा क्षेत्र है शिक्षण से संबंधित, शैक्षणिक कार्यों से संबंधित, इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ने लगा और खेल को एक तरह से साइड कर दिया। बहुत ही सही बात आपने कहा कि जो आप में क्षमता है वो आप कीजिए, जो नहीं है उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यह जानना चाहूँगी कि जेआरएफ करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सहायता मिलती है? जेआरएफ के बाद यूजीसी फेलोशिप प्रदान करती है आपको रिसर्च करने के लिए जी। पीएचडी करने के दौरान 3 साल, कम से कम 3 साल या अधिक से अधिक 5 साल तक आपको फेलोशिप प्रदान करती है सरकार। अभी सरकार की ओर से 31,000 पर मंथ उसका फेलोशिप है और उस 31,000 के अलावा HR वगैरह जोड़ करके और भी ज़्यादा दिया जाता है, लगभग 40-45 के करीब पहुंच जाता है। तो ये पीएचडी करने के लिए उनको सहायता राशि प्राप्त हो जाती है सरकार से। और जब आपका पीएचडी क्लियर हो गया तो फिर ये राशि बंद है? हाँ, पीएचडी क्लियर हो जाएगा तो ये राशि बंद हो जाएगी। तब ये हो जाता है कि तब तक आप इतने मैच्योर हो जाते हैं और आपकी पीएचडी डिग्री आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि बना देती है। बिल्कुल सही। और निश्चित रूप से कि जब आप अच्छे संस्थान से मेहनत करके अच्छा रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको अनुभव प्राप्त होता है और उस ज्ञान और अनुभव का प्रयोग आप अपने कैरियर के क्षेत्र में करते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। जी बिल्कुल। मनीष जी, जेआरएफ की तैयारी के समय आपकी क्या रणनीति थी? मैं जब बीएड में था
तभी मुझे लग रहा था कि मैं एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में JRF हूँ जी। तो मुझे तभी लग रहा था कि मैं अभी अगर JRF का एग्ज़ाम दूँ तो सफलता प्राप्त हो सकती है जी। चूँकि मैं उतना मेहनत किया था B.Ed में भी। तो जब मैं M.Ed प्रारंभ किया तभी से मैं सोच लिया था कि मुझे JRF करना है। अन्य विद्यार्थी विश्वविद्यालय में थे जी। उनको मैं देखता था कि वो तैयारी कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, लौट रहे हैं, फिर से उनको कोई और कोर्स करना पड़ रहा है, कुछ और डिग्रियां लेनी पड़ रही है जी। या फिर अलग से जाकर के कहीं रूम लेकर के तैयारियां करनी पड़ रही है जी। तो मेरे दिमाग में मेरी गरीबी भी थी कि अगर मैं पढ़ते पढ़ते नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर एक्स्ट्रा समय नहीं मेरे पास, उसके लिए अलग से समय देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये बार बार ये मेरी कमी जो थी वो मुझे ललकार रही थी कि वास्तव में अगर आप इस दौरान नहीं कर लेते हैं तो आपको आगे और समस्याएं होने वाली है। तो मैं उस समस्याओं के कारण मैं सोते सोते जग जाता था जी। तो मैंने ये रणनीति तय किया था कि M.Ed करते करते मुझे JRF करना है, नेट JRF क्वालिफाई करना है। तो उसकी तैयारी मैंने वहीं से प्रारंभ कर दी थी। M.Ed में प्रवेश लिया और उसी समय मैंने नेट का शिक्षा शास्त्र की सिलेबस भी कहीं से निकाली और उसके बाद उसको देख करके मैंने तैयारियां शुरू की। और एक तरफ M.Ed की तैयारी भी अच्छी होती रही, फलतः ये हुआ कि उधर भी गोल्ड मेडल हो गया और ये इधर भी परिणाम अच्छा हुआ, JRF हो गया मेरे अपियरिंग में। मनीष जी, मैं यह जानना चाहूँगी कि JRF इस तरह के एग्ज़ाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? और इसमें कोई भी छात्र जो स्नातक किसी भी विषय से कर रहा है क्या वो UGC नेट जो अब आजकल NTA ले रही है एग्ज़ाम, उसका NTA नेट की एग्ज़ाम में वो बैठ सकता है और उस एग्ज़ाम में वो अगर अच्छे मार्क्स लाता है तो ऊपर जो कट ऑफ में ऊपर से 3% को JRF प्रदान किया जाता है। जो PG कर लिया किसी विषय में तो वो JRF के लिए योग्य है और वो परीक्षा दे सकता है। और ऊपर से उन्हें ज़्यादा मार्क्स आता है तो 3% छात्रों को JRF प्रदान किया जाता है, बाकी 6% को नेट प्रदान किया जाता है जी। तो ऊपर के 3% नेट विद JRF हो जाते हैं और नीचे से जो 6% होते हैं 3%, नीचे के 3% उनको नेट मिलता है जी। मनीष जी, देखा गया है कि अभी कुछ JRF के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव आए हैं, तो इससे कितनी सहायता मिलती है बच्चों को? इसमें जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उसमें कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है जी। पहले जिस उद्देश्य से पहले का पाठ्यक्रम था जी। उसी से मिलती जुलती ही बातें हैं। कुछ एक अध्यायों को जोड़ा गया है, कुछ अध्यायों को हटाया गया है, तो ये बातें हैं। और ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगी इसलिए इस संदर्भ में भी है जी। कि जिस विषय से वो संबंधित हैं उस विषय के क्षेत्र में उनकी गहनता को, उनके ज्ञान को, उनकी व्यापकता को निखारता है और उस क्षेत्र में वो कितने दक्ष हैं उसकी वो जांच कर लेता है जी। उसके बाद वो JRF प्रदान करता है कि वास्तव में आप अपने विषय के संदर्भ में कितनी बातें आप जानते हैं, कितनी बातें और इतनी बात अगर जानते हैं तो उस विषय के आप ज्ञाता हैं, और उस विषय के ज्ञाता हैं तो निश्चित रूप से वह विषय यानी कोई भी विषय कहीं से भी खराब नहीं होता और उसका जीवन में उपयोग होता है। यानी उस विषय के आप ज्ञाता हैं तो निश्चित रूप से उस विषय का उपयोग आप अपने जीवन में करेंगे जी। और अपने शिक्षण के क्षेत्र में, अपने अध्यापन के क्षेत्र में और समाज उत्थान के क्षेत्र में आप कार्य करेंगे। बिल्कुल। मनीष जी, चूँकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, तो क्या आपको अभी तक ऐसा लगा है कि कुछ ऐसी बातें जो JRF के पाठ्यक्रम में जुड़नी चाहिए? मैं PhD भी मेरी चल रही है और जो समय बचता है मैं BA टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खगड़िया में अध्यापन का कार्य भी कर रहा हूँ जी। तो उस दौरान मुझे ये दिखता है कि जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं पाठ्यक्रम में जी। कि सैद्धांतिक ज्ञान की जानकारी JRF के द्वारा या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा प्राप्त की जाती है, उसमें कुछ व्यवहारिक बातें होती है, कुछ व्यवहारिक कार्य होते हैं। उन कार्यों को भी एग्ज़ाम में अगर शामिल किया जाए, उनसे संबंधित बातों को भी शामिल किया जाए, जैसे कि पठन पाठन में क्या क्या समस्याएं आती है जी। उनसे संबंधित शिक्षण अभिक्षमता में यद्यपि पूछा जाता है वो सारी बातें,
लेकिन कहीं ना कहीं उसमें और बेहतर अगर सुधार हो जाए तो वो निश्चित रूप से अच्छा बच्चों के फलदायी लिए होगा। सर। जी बिल्कुल। मनीष जी, अक्सर देखा गया है कि अमूमन छात्रों में कि नेट और जेआरएफ ये काफ़ी टफ है निकालना, तो आपके हिसाब से ये क्या है कि अच्छी रणनीति होगी तो क्वालिफाई किया जा सकता है, या वाकई ये टफ एग्ज़ाम है? आप मेरा ही उदाहरण ले सकते हैं। अगर ये वास्तव में टफ होता जी तो मैं पहले प्रयास में कैसे क्वालिफाई कर लेता। जी बिल्कुल। रास्ते, जीवन के हर एक रास्ते सरल कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कठिन भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। कठिन जो भी है वो आपकी तैयारी और आपका संघर्ष, आपका अभ्यास उसको सरल बना देता है। बिल्कुल। तो यद्यपि इसमें व्यापकता है ये कि केवल आप स्मृति स्तर के प्रश्नों को याद करके इसे आसानी से पास नहीं कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कठिन तो है, लेकिन मैं विद्यार्थियों को और जो प्रतियोगी हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि वो एक भय मत नहीं पालें कि ये बहुत कठिन है। बिल्कुल। वास्तव में कठिन कुछ भी नहीं होता है, आपका अभ्यास, आपकी तत्परता उसे सरल बनाती है। नेट का एग्ज़ाम कठिन तो है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। विद्यार्थियों से मेरी यह अपील है, सुझाव है कि वो इस एक बेहतर रणनीति का निर्माण करें। वो विद्यार्थी हैं, इसका प्रमाण उनको देना होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति रोजगार करता है, जी। वह किस पेशे से जुड़ा हुआ है, सरकार ने उसके लिए समय निर्धारित किया है कि आपको 8 घंटे का काम करना है। जी। आप 7 घंटे काम कीजिए, 1 घंटे आपका लंच वगैरह इत्यादि होगा। जी। उसी तरह विद्यार्थी हुआ है, पेशे से विद्यार्थी है, तो वो 7 घंटे 8 घंटे वास्तव में अध्ययन का कार्य करे, अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं अध्ययन करे। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने किसी संस्थान का सहारा नहीं लिया, मैंने लाइब्रेरी की बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा, स्वयं पढ़ा। तो सेल्फ स्टडी और एक जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार, यानी आपको एक रास्ता पता होना चाहिए किस रास्ते पे चलना है। तो सिलेबस आपको रास्ता प्रदान करती है कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़िए। तो उस रास्ते पर चलकर मैंने किताबों का सहारा लिया और उससे स्वयं अध्ययन किया, और अध्ययन करते करते ये नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो विद्यार्थियों से भी मैं यही आशा कर रखता हूँ कि वो जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को अपने सामने रखें, उसको लें और किताबों को अध्ययन करें। जो पुस्तकें वो अध्ययन करेंगे, अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित नोट्स तैयार करेंगे, उसके बाद उसका अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 प्रयास में उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जी। अभी पुस्तकों की बात जहाँ तक हुई, तो मैं चाहूँगी कि आप 2-4 राइटर के नाम पुस्तकों के बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो बच्चे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुविधा हो। जी बिल्कुल। मैंने इससे संबंधित कई सारी पुस्तकें पढ़ी है। जी। उसमें शैक्षिक चिंतन एवं प्रयोग, जो रमन बिहारी लाल, सुनीता लाल पलोर की लिखी हुई ये पुस्तक है, बहुत अच्छी लगी मुझे और सरल भाषा में लिखी गई है, वो पुस्तक अच्छी मुझे लगी। उसके बाद अनुसंधान से संबंधित, जो शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित पुस्तक है, पार्श्वनाथ राय की पुस्तक मुझे अच्छी लगी। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की पुस्तक मुझे अच्छी लगी। अनुसंधान संदर्शिका है एक, डॉक्टर एसपी गुप्ता, उनकी पुस्तक भी मुझे बहुत अच्छी लगी। शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है, उसमें एसपी गुप्ता की पुस्तक अच्छी लगी, अरुण कुमार सिंह की पुस्तक अच्छी लगी, एसके मंगल की पुस्तक अच्छी लगी, जयस बालिया की पुस्तक अच्छी लगी। तो इन और भी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे राकेश शर्मा हैं, मनीषा जोशी हैं, अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये पुस्तक का नाम है। वो पुस्तक बहुत अच्छी है, सरल भाषा में लिखी गई है। तो वो सारी पुस्तकें बहुत अच्छी लगी, और इसमें जो बातें हैं वो निश्चित रूप से उसे पढ़ करके लाभ प्राप्त हो सकता है। तो विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन पुस्तकों को पढ़ करके आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। और भी क्षेत्र में है, शैक्षिक प्रशासन की पुस्तक भी है, मोहनलाल आर्य की, एसपी सुखिया की पुस्तक, ये भी ज्ञानवर्धक है और उपयोगी है नेट जेआरएफ की प्रतियोगिता के लिए। जी। और इस संदर्भ में मैं खुद भी पुस्तक लिख रहा हूँ। वाह, और क्या बात। मैंने
इससे संबंधित 2 पुस्तकें लिखी है, अभी वो प्रकाशित होना बाकी है। तो वो क्या नेट जीआरएफ के लिए ही है या फिर कुछ वो इससे हट के है? हाँ, मेरी एक पुस्तक है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जी। ये पुस्तक बीएड, एमएड, डीएलएड, नेट जेआरएफ के प्रतियोगियों के लिए भी और बीएड एमएड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है जी। और उसके साथ दूसरी पुस्तक है शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो ये दोनों पुस्तकें लगभग पूरी तरह से तैयार है। इन दोनों पुस्तकों को मैंने लिखा। मैं एक बात बताऊं कि ये दोनों पुस्तक मैंने लिखी है, वास्तव में मैं लिखने से बहुत भागता हूं जी। मैं अभी तक की पढ़ाई में लिखना नहीं चाहता। आज तक मैंने एक भी नोट्स तैयार नहीं किए हैं, अपने कंप्लीट नोट्स। पढ़ने में मैं लगातार पढ़ते रहता था, किताबों को पढ़ते रहता था, बार बार पढ़ते रहता था, लेकिन लिखना मेरे से नहीं होता था जी। लेकिन मेरे सहयोगी उर्वशी जी हैं, उनकी प्रेरणा से मैं ये पुस्तक लिख पाया। क्या बात है, वाह। उनके सहयोग से उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और उनके सहयोग से मैंने 2 पुस्तकें लिखी। ये दोनों पुस्तकें शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ये दोनों पुस्तकें भी नेट जेआरएफ के प्रतियोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये बहुत ही जल्द प्रकाशित होने वाली है जी। लगभग कंप्लीट है, बस प्रकाशन में देरी है जी। और इन पुस्तकों के अतिरिक्त भी जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, शैक्षिक दर्शन से संबंधित है, शिक्षा अनुसंधान से संबंधित है, शैक्षिक प्रशासन से संबंधित है, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में नेट जेआरएफ के लिए जो जिन पुस्तकों में अधिक से अधिक कंटेंट हैं, जिन पुस्तकों में नेट जेआरएफ के सिलेबस को अधिक से अधिक फॉलो किया गया है, उन पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थियों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा जी। जिसमें मैंने बताया आपको कि रमन बिहारी लाल की पुस्तकें, पारसनाथ राय की पुस्तकें अनुसंधान परिचय है और मोहनलाल आर्य की पुस्तक शैक्षिक प्रशासन है, एस टी सुखिया की पुस्तकें हैं जी। ये सारी बहुत ही उपयोगी पुस्तकें हैं जी। आर एस शर्मा की पुस्तक है, ये काफ़ी उपयोगी पुस्तकें हैं। इनको पढ़ने के पश्चात विद्यार्थियों को ज़रूर लाभ मिलेगा और वो सफल हो सकते हैं। मैं सलाह दूंगा विद्यार्थियों को कि वो किसी भी प्रकाशन की एक गाइड ले लें जी। गाइड में क्या होता है कि कम समय में आप तैयारी के लिए शीघ्रता से बढ़ सकते हैं आगे। तो एक गाइड ले लें और उस गाइड के साथ साथ मूल पुस्तकें भी पढ़ें जो इन राइटरों की पुस्तकें हैं और उनके पसंद के अन्य राइटर भी जिसमें अधिक से अधिक कंटेंट समाहित है। नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम को जिसमें टच किया गया है, जिसको ध्यान में रख कर के पुस्तकें लिखी गई है जी। वो पुस्तकें वो पढ़ते हैं तो इससे उनको फ़ायदा मिलेगा और वो इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे जी। मनीष जी, भविष्य में आपकी क्या कार्य योजनाएं हैं? आगे क्या सोच रहे हैं आप? आगे अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अभी आगे कार्य मैं कर रहा हूं। अभी वर्तमान में भी पीएचडी मेरी चल रही है जी। और जो समय शेष बचता है मैं कॉलेज में आपके साथ पढ़ा भी रहा हूं और मेरी योजना है कि कुछ दिन मैं इस काम को करता रहूं। यानी अध्ययन अध्यापन का कार्य ये जीवन पर्यंत चलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो मेरी रुचि है राजनीति के क्षेत्र में भी है वाह। और राजनीति के क्षेत्र में मेरी रुचि है। इस संदर्भ में मैं, हालांकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कोई किसी पार्टी में जाकर के मैं टिकट की दावेदारी कर दूं और वो मुझे आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपने शिक्षा के दम पे राजनीति में अगर प्रवेश मिलता है तो मेरी ये योजना है कि मैं राजनीतिक व्यवस्था को दुरुस्त करूं, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में जो हमने पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान में कि विकास मस्तकाधोमुखी होता है जी। यानी सिर से पांव की ओर विकास की प्रक्रिया ज़्यादा तीव्र गति से होती है और यही विकास की प्रक्रिया है।
तो वास्तव में समाज, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र के उत्थान के लिए जो सबसे शीर्ष में बैठे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहीं से सारा सिस्टम अच्छा या बुरा बन रहा है जी। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं उस व्यवस्था को दुरुस्त करूं जी। और वो व्यवस्था दुरुस्त तब होगी जब हमारा शैक्षिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। बिल्कुल। तो मैं शिक्षा के आधार पर ही राजनीति में प्रवेश चाहता हूं और राजनीति में जाने के बाद शैक्षिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता हूं और जब शैक्षिक व्यवस्था दुरुस्त होगी तो निश्चित रूप से अन्य व्यवस्थाएं अपने आप दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि हर एक क्षेत्र में, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, उसका संदर्भ कहीं ना कहीं संबंध शिक्षा से है। बिल्कुल। क्योंकि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। बिल्कुल। क्योंकि जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको शिक्षा की जरूरत पड़ती है कि आपको किस क्षेत्र में क्या कार्य करने हैं, कैसे कार्य करने हैं। किसी के साथ बात करनी है तो कैसे बात करनी है, शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। किसी से आपको मिलना है, कैसे मिलना है, कहीं बैठना है, कैसे बैठना है, खाना खाना है, कैसे खाना है। यानी जीवन की हर एक समस्या, जो भी कार्य जीवन का है, उसमें शिक्षा की कहीं ना कहीं ज़रूरत है जी। और पूरा जीवन हमें ना कहीं शिक्षा प्रदान करती है कि आपको कैसे क्या करना है। जो स्थितियां बनती है, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं से शिक्षा प्राप्त होती है। बिल्कुल। कि हर एक घटना, हर एक जो स्थितियां है, वो कुछ ना कुछ अनुभव प्रदान करती है। उस अनुभव का प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन में करता है, उस ज्ञान का प्रयोग वो अपने जीवन में करके उसका लाभ प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। अभी आप बहुत इंटरेस्टेड हैं राजनीति में, जैसे आपकी बातों से लग रहा है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप जुड़े पार्टी से, तो आप किस पार्टी से जुड़ना पसंद करेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य भी करता रहा हूं जी। और विकल्प नहीं है चूँकि, और मैं अटल आडवाणी से कहीं ना कहीं प्रेरित रहा हूँ जी। उनकी राजनीति से, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से। चूँकि मेरी स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार का हूँ, और जो दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन था कि एकात्म मानववाद, अंत्योदय, उस दर्शन को मैं अपनाने का प्रयास करता हूँ कि जो क्षेत्र का, राज्य का, समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको लाभ प्राप्त हो जी। तो जब हर एक पंक्ति का अंतिम व्यक्ति लाभान्वित होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य सफल होंगे। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा, अटल आडवाणी की प्रेरणा से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा भी हूँ और उसी में कार्य करना पसंद करूँगा। लेकिन अगर सिद्धांतों से भटकती है भारतीय जनता पार्टी, अगर उद्देश्यों से भटकती है, तो मैं अंध भक्त की तरह पीछे नहीं जाने वाला हूँ। मैं अलग से अपना प्रयास करूँगा और उसे भी दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा। अगर उसमें भी प्रवेश मिलती है तो जो सिद्धांतों से भटका हुआ है, जिन उद्देश्यों से भटका हुआ है, उन उद्देश्यों को पुनः लाने का प्रयास करूँगा। और जिस भी पार्टी में मैं रहूँगा, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों से भटकती है तो मैं उसे भी छोड़ दूँगा, और जो समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जो बातें उपयोगी होगी, मैं उन्हीं बातों को अमल में लाऊंगा और उन्हीं सिद्धांतों पे चलने का प्रयास करूंगा। मनीष जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे केवी स्टूडियो में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया। और मैं पुनः धन्यवाद करूंगा डॉक्टर रोशन सर को कि उन्होंने ऐसा मंच प्रदान किया कि मैं अपनी बातों को रख सकूं, जो मेरे अंदर जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, और जो इस क्षेत्र की, बेगूसराय के जो स्टार्स ऑफ बेगूसराय उनका चैनल है, यूट्यूब का चैनल, ये इस चैनल के माध्यम से वो लोगों अपने ज़िले की प्रतिभा को जगाना चाहते हैं। बिल्कुल। और पूरे राष्ट्र के समक्ष रखना चाहते हैं कि हमारे ज़िले में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, जिनसे मार्गदर्शन लिया जा सकता है, और जिनका समाज में, राष्ट्र में उपयोग करके समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, केवी स्टूडियो के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस योग्य समझा।
नमस्कार। मैं मनीष कुमार झा सभी शिक्षार्थियों, बंधुओं, विद्यार्थियों, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रतियोगियों से अपील करता हूं कि केवी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा साक्षात्कार सुनने के लिए आप स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और उसे सुने, जिससे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा साक्षात्कार आपको एक रास्ता प्रदान करेगा, आपके अंदर के जुनून को जगाने का प्रयास करेगा। जो आप में आलस्य है, जो परीक्षा का भय है, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा का डर है, उस डर को दूर करने का प्रयास करेगा। क्योंकि मैं स्वयं एक साधारण छात्र हूं और साधारण छात्र होते हुए भी मैं कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्राप्त किया, स्वर्गीय विश्वंभर शरण पाठक स्वर्ण पदक प्राप्त किया और अपने प्रथम प्रयास में मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ शिक्षा शास्त्र से प्रथम प्रयास में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो आपको मेरा साक्षात्कार निश्चित रूप से निर्भय प्रदान करेगा और आपको आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी विद्यार्थियों, बंधुओं से अपील है, आग्रह है कि आप डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उससे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।